वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, दृष्टि करंट अफेयर से संबंधित आज का पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 14 दिसंबर 2023 को रॉकेट लैब ने पहला इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दूसरा कथन है, रॉकेट लैब द्वारा इलेक्ट्रॉन रॉकेट को न्यूजीलैंड में कंपनी के लॉन्च कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से प्रक्षेपित किया गया है। अब पूछा गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, पहला तथा दूसरा दोनों कथन सही हैं। अब इससे संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन रॉकेट की प्रथम उड़ान 14 दिसंबर 2023 को न्यूजीलैंड में कंपनी के लॉन्च कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से की गई। किसके द्वारा? रॉकेट लैब के द्वारा। इसका उद्देश्य है जापानी कंपनी IQPS हेतु अपना पेलोड QPS SAR-5 या त्सुकी योमी फर्स्ट उपग्रह को तैनात करने हेतु। इसका महत्व है 575 किलोग्राम की कक्षा में उड़ान भरना। मिशन का नाम है द मून गॉड अवेकेंस। कैपेला स्पेस के लिए एक अन्य रडार इमेजिंग उपग्रह के प्रक्षेपण के दौरान 19 सितंबर की विफलता के बाद इलेक्ट्रॉन के लिए यह पहला प्रक्षेपण था। QPS SAR-5 का नाम चंद्रमा के जापानी देवता के नाम पर त्सुको योमी फर्स्ट रखा गया है, जो रॉकेट के मिशन उपनाम की व्याख्या करता है। जो रॉकेट लैब के मिशन उपनाम की व्याख्या करता है। वर्ष 2023 इसका रॉकेट लैब का 10वां इलेक्ट्रॉन लॉन्च है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दिसंबर 2023 में मिस्र द्वारा चीन के अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। दूसरा कथन है, मिस्र चीन के अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन में शामिल होने वाला पहला अरब देश है। पूछा गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो राइट आंसर है ए तथा तो दोनों कथन सही हैं, पहला तथा दूसरा। इससे संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मिस्र चीन की ILRS मून बेस पहल में शामिल कब? 6 दिसंबर 2023 को, और इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी व व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना। इसका महत्व है कि यह सहयोग समझौता चीन और मिस्र के बीच भविष्य के सहयोग का मार्गदर्शन करेगा। क्या है ILRS? इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन। क्या है विशेष? मिस्र ILRS में शामिल होने वाला पहला अरब देश है। दायित्व है कि इस सहयोग क्षेत्र में चंद्र और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में संयुक्त अंतरिक्ष यान का विकास और प्रक्षेपण, अंतरिक्ष विज्ञान और खगोलीय अवलोकन आदि शामिल हैं। चीन ने वर्ष 2019 में काहिरा में मिस्र के लिए एक सैटेलाइट असेंबली, एकीकरण और परीक्षण केंद्र स्थापित करना प्रारंभ किया था। ध्यातव्य है कि चीन ने हाल ही में मिस्र के लिए मिस्र सैट 2 रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 7 दिसंबर 2023 को चीन द्वारा विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का परिचालन प्रारंभ किया गया। चीन की भूमिगत प्रयोगशाला 2400 मीटर गहरी तथा दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है।
अब पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो राइट आंसर है ए, पहला तथा दूसरा दोनों कथन सही है। क्वेश्चन से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। विश्व की सबसे गहरी और बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का परिचालन प्रारंभ 7 दिसंबर 2023 को चाइना जिनपिंग अंडरग्राउंड प्रयोगशाला के नाम से। ये किस स्थान पर प्रयोगशाला स्थापित हुई? दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में। इसकी गहराई है 2400 मीटर। उल्लेखनीय कि इस भूमिगत प्रयोगशाला को 3 साल के व्यापक उन्नयन और विस्तार के बाद लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 15 दिसंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोमा को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों NTD की अपनी आधिकारिक सूची में शामिल किया गया है। दूसरा कथन है नोमा को कैंक्रम ओरिस या गैंग्रीनस स्टोमाटाइटिस के रूप में भी जाना जाता है और यह मुख और चेहरे की एक गंभीर ग्रेनिस बीमारी है। पूछा गया उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? राइट आंसर है सी, पहला तथा दूसरा दोनों कथन सही। प्रश्न से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आधिकारिक सूची में नोमा 15 दिसंबर 2023 को शामिल किया गया। NTD क्या है? यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। NTD के रूप में नोमा की मान्यता का उद्देश्य वैश्विक जागरूकता अनुसंधान को उत्प्रेरित करना, वित्त पोषण को प्रोत्साहित करना और बहुक्षेत्रीय और बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से बीमारी को नियंत्रित करने का प्रयास करना। वर्तमान में नोमा के साथ WHO की NTD सूची में 21 बीमारियां या बीमारियों का समूह शामिल है। नोमा को कैंक्रम ओरिस या गैंग्रीनस स्टोमाइटिस के रूप में भी जाना जाता है। नोमा मुंह और चेहरे की एक गंभीर गैंग्रीनस बीमारी है जिसमें मृत्यु दर लगभग 90% है। नोमा मुख्य रूप से 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है और यह गरीब समुदाय में रहने वाले लोगों में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 23 नवंबर 2023 को HSBC इंडिया ने UK एक्सपोर्ट फाइनेंस UKEF के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। दूसरा कथन है HSBC इंडिया और UKEF भारतीय MSME के लिए वित्त पोषण और ऋण सुविधाओं की उत्पत्ति, संरचना और विस्तार के लिए सहयोग करेंगे। पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर है सी, पहला तथा दूसरा दोनों कथन सही हैं। प्रश्न से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। HSBC इंडिया और UKEF के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है। कब? 23 नवंबर 2023 को। क्या है? तो HSBC इंडिया और ब्रिटेन की निर्यात ऋण एजेंसी UK एक्सपोर्ट फाइनेंस ने भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को MSME को समर्थन देने के लिए 100 मिलियन पाउंड तक का वित्त पोषण कार्यक्रम स्थापित करने का इरादा है। इसकी विशेषता है यह साझेदारी भारतीय MSME के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाएगी और दोनों देशों के मध्य व्यापार संबंधों को बढ़ावा देगी।
इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही के अंत तक 4 तिमाहियों में भारत यूके का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, जो यूके के कुल व्यापार का 2.1% था। अगला प्रश्न है, 20 दिसंबर 2023 को घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संजीव को हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा कथन है, नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो राइट आंसर है सी, पहला तथा दूसरा दोनों कथन सही हैं। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा 20 दिसंबर 2023 को साहित्य अकादमी के द्वारा की गई। कितनी भाषाओं में? 24 भारतीय भाषाओं में। इन पुरस्कारों में शामिल हैं 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध तथा 1 आलोचना। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में इन पुरस्कारों को अनुमोदित किया गया। कविता संग्रह के लिए 9 लेखक हैं, विजय शर्मा जिन्हें डोगरी भाषा और विनोद जोशी गुजराती भाषा और मशहूर बनिहाली कश्मीरी भाषा और शुरू खैबम गंभिनी मणिपुरी भाषा और आशुतोष परिडा उड़िया भाषा और स्वर्ण सवी पंजाबी भाषा, गजी सिंह राजपुरोहित राजस्थानी भाषा और अरुण रंजन मिश्र को संस्कृत और विनोद आसुदानी को सिंधी भाषा के लिए कविता संग्रह के लिए पुरस्कार दिया गया। उपन्यास के लिए पुरस्कार 6 लेखक स्वप्नमय चक्रवर्ती बंगाली भाषा के लिए और नीलम शरण गौर अंग्रेजी भाषा के लिए, संजीव हिंदी भाषा के लिए और कृष्णात खोत मराठी भाषा के लिए और राजेशरण देवी भारती तमिल भाषा के लिए और सादिका नवाब शहर उर्दू भाषा के लिए सम्मानित किए गए। कहानी संग्रह के लिए पुरस्कृत 5 लेखक हैं, प्रणव ज्योति डेका असमिया भाषा के लिए और नंदेश्वर दैमारी बोडो भाषा के लिए और प्रकाश शेष परियेकर कोंकणी भाषा के लिए और तारासेन बास्की तुरिया चंद बास्की संथाली भाषा के लिए एवं टी पतंजलि शास्त्री तेलुगु भाषा के लिए। निबंध संग्रह के लिए पुरस्कृत 3 लेखक हैं, लक्ष्मीशा तोलपड़ी कन्नड़ भाषा के लिए और बासुकीनाथ झा मैथिली भाषा के लिए और जुथबीर राणा नेपाली भाषा के लिए। आलोचना के लिए पुरस्कृत 1 लेखक हैं, ए.वी. रामकृष्णन जो मलयालम भाषा से संबंधित हैं। प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखक एवं उनकी रचना कुछ इस प्रकार हैं। लेखक, भाषा और रचना। हिंदी भाषा के लिए संजीव को दिया गया है, उनकी रचना मुझे पहचानो उपन्यास के लिए और नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के लिए रेक्यूम इन रागा जानकी उपन्यास के लिए दिए गए हैं। अरुण रंजन मिश्र को संस्कृत भाषा के लिए शून्य मेघ गानम के लिए एक कविता है, इसके लिए दिया गया है और सादिका नवाब शहर उर्दू भाषा के लिए और उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए। गजी सिंह राजपुरोहित को राजस्थानी भाषा के लिए कविता है इनकी पलकती प्रीत। बासुकीनाथ झा को मैथिली भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है और इनकी निबंध है बोध संकेतन।
और इस पुरस्कार के तहत एक उत्कीर्ण ताम्र फलक, शाल और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। दूसरा कथन है, यद्यपि यह केंद्र लगभग 30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सहारनपुर में IIT रुड़की परिसर में बनाया जाना प्रस्तावित है। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, केवल पहला तथा दूसरा दोनों कथन सही है। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा नवंबर 2023 में की गई। इसकी यह निर्मित किया जाएगा IIT रुड़की परिसर में, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में। इसका उद्देश्य है यह केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता को 5G से जोड़ने और भारत में 6G के तेज और निर्बाध लॉन्च को सक्षम करने के तरीके विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसकी लागत है, अनुमानित लागत लगभग 30 करोड़ रुपए। इसकी विशेषता है नवाचार को बढ़ावा तथा साथ ही राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करना। अन्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, यह अनुसंधान और विकास हेतु केंद्र के रूप में कार्य करेगा। वह विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को सहायता प्रदान करेगा। यद्यपि इसके अतिरिक्त ई-लर्निंग, ई-शिक्षा, कृषि और उपग्रह संचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 5G पर शोध किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 20 दिसंबर 2023 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की विजेताओं की घोषणा की। दूसरा कथन है, इस वर्ष 2 बैडमिंटन खेलों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार हेतु चुना गया। तीसरा कथन है, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। और चौथा कथन है, क्रिकेट खिलाड़ी शुभमन गिल को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया। तो चौथा कथन गलत है, बाकी के ऊपर के 3 कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। चौथा कथन गलत है। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 घोषित हुए हैं 20 दिसंबर 2023 को। घोषणा करता है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। प्रदान किया जाएगा 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी बैडमिंटन। यह पुरस्कार दोनों खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है टीम के प्रदर्शन के आधार पर समान उपलब्धियां हासिल करने हेतु। अर्जुन पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले 26 खिलाड़ी हैं। ओजस प्रणील देवताले तीरंदाजी से संबंधित हैं और अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी से संबंधित, श्री शंकर एम एथलीट से संबंधित हैं, पारुल चौधरी का संबंध एथलीट से है, मोहम्मद हुसामुद्दीन का संबंध मुक्केबाजी से है और आर वैशाली का संबंध शतरंज से है। मोहम्मद शमी क्रिकेटर हैं और अनुष अग्रवाल घुड़सवारी से संबंधित है। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी दूर सीज से संबंधित हैं और दीक्षा डागर का संबंध गोल्फ से है। कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी से संबंधित हैं और पुखराम बम सुशीला चानू हॉकी से संबंधित हैं। पवन कुमार कबड्डी और नीतू नेगी कबड्डी। नसरीन खो खो से संबंधित हैं और पिंकी लॉन बॉल्स से संबंधित हैं।
सूर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी से, ईसा सिंह निशानेबाजी से और हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश से संबंधित हैं। आय हिका मुखर्जी टेबल टेनिस से संबंधित हैं और सुनील कुमार कुश्ती से संबंधित हैं। एंटीम कुश्ती से संबंधित हैं। नाओ रेम रोसी बीना देवी वुशु से संबंधित हैं और शीतल देवी पैरा तीरंदाजी से संबंधित हैं। इलोरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट से संबंधित हैं और प्राची यादव पैरा कैनोइंग से संबंधित हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 नियमित श्रेणी ललित कुमार कुश्ती से संबंधित हैं और आरबी रमेश शतरंज से संबंधित हैं। महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलीट से संबंधित हैं और शिवेंद्र सिंह हॉकी से संबंधित हैं और गणेश प्रभाकर देवरुखर मलखम्ब से संबंधित हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 आजीवन श्रेणियों में दिया गया है, जिसके खिलाड़ी हैं रंजकीरत सिंह ग्लेवाल गोल्फ से संबंधित और भास्करण ई कबड्डी से संबंधित हैं। जयंत कुमार पुसीलाल टेबल टेनिस से संबंधित हैं। खेल और खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 दिया गया है। मंजूषा कंवर बैडमिंटन और विनीत कुमार शर्मा हॉकी से संबंधित हैं। कविता सिलवराज कबड्डी से संबंधित हैं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद MKAY ट्रॉफी 2023 गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर समग्र रूप से शीर्ष श्रेणी के लिए प्रथम उपविजेता विश्वविद्यालय है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब और द्वितीय उपविजेता विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल की शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के साथ साथ खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव निम्न में से कौन सी है? राइट आंसर है बी बाराकूडा। बाराकूडा दिसंबर 2023 में लॉन्च किया भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है। इसे मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और नवार्ड सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इसे अल्लापुझा केरल में पनावली यार्ड में लॉन्च किया गया था। उल्लेखनीय है कि बाराकूडा एक मछली का नाम है। अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इस नाव में 12 लोग तक यात्रा कर सकते हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 12 नॉटिकल मील है। इसकी लंबाई 14 मीटर और चौड़ाई 4.4 मीटर है। इसमें से इलेक्ट्रिक मोटर लगे हैं जो 50 kV की क्षमता के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बलि यात्रा किस राज्य में आयोजित हुआ है? राइट आंसर है ए ओडिशा में। संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं,
एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बारी यात्रा आयोजित किया गया 27 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 के मध्य। कहाँ? कटक उड़ीसा में महानदी के तट पर। यह उड़ीसा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत की स्मृति में मनाया जाता है। इस अवसर पर उड़ीसा और अन्य राज्यों के सांस्कृतिक दलों ने ओडिसी, छऊ बिहू, महारी, गोटीपुआ, संबलपुरी, संथाली लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। आगे रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वीडियो वॉच करने के लिए।